अंकिता सिन्हा, आपके विज्ञान की शिक्षिका। आज बात करूंगी 11th क्लास के बच्चों से। 11th क्लास के बच्चों का ये सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम परमाणु संरचना भी कहते हैं हिंदी में, और इसके ऊपर बात करेंगे, इस अध्याय के ऊपर बात करेंगे और इस अध्याय में कुछ प्रमुख चीजों के बारे में बात करेंगे और उनमें से एक प्रमुख चीज है क्वांटम नंबर, जिसपे हम लोग आज बात करेंगे। एक्चुअली परमाणु संरचना के बारे में आप पहले से जानते हैं, थोड़ी सी बातें याद दिला दूं। वही परमाणु जो पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, और वो क्या है परमाणु के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ में कौन घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये चीजें पता थी आपको, जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमता है उसको कक्षा कहते हैं, जिसको हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं। इतनी बातें तो आपको मालूम ही है, और आपने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखे हैं कि K में अधिक से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं 8, उसके बाद फिर 8, ऐसे करके आप बढ़ते जाते हैं। तो आपने ये सब सीख चुके हैं। तो आज इसमें क्या होगा, आप ये कहेंगे मैम 11th क्लास में ऐसा क्या नया है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि हम परमाणु के बारे में जब बात कर रहे हैं, परमाणु से भी बात कर रहे हैं, परमाणु के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है। तो आपको पता ही है कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें डिफरेंट एनर्जी होगी, रेडिएट हो रही होगी, एनर्जी रेडिएट हो रही है, चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार एक चार्ज पार्टिकल है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो नेचुरली अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, यदि कोई चार्ज पार्टिकल यदि हमारे कोई वृत्ताकार पथ में यानी कॉइल्ड स्ट्रक्चर में है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो वो जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ बात करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस परमाणु संरचना में, बहुत सारी नई नई चीजें पढ़नी है। जिस तरह से आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है, आपको डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, आपको हाइजेनबर्ग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, और भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ऐसी चीजें आपको पढ़नी है। यानी इसमें क्या है कि यदि आप जूनियर क्लासेस में पढ़े तो आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और एक नई चीज आपको सिखाते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जो आज मुझे बतानी है, और मुझे लगता है कि आप उसको समझ जाएंगे। वो है क्वांटम नंबर। अब आपके लिए दिमाग में आएगा कि क्वांटम नंबर क्या आया, कहाँ से वर्ड आया, ये नंबर्स क्या है। बच्चों, हम लोग जब पता लिखते हैं, अपने घर का एड्रेस लिखते हैं, तो उसमें पिन कोड लिखते हैं ना। तो जहाँ कहीं भी पिन कोड होता है 827004, ऐसा कुछ होता है, 825301, ऐसा कुछ लिखा रहता है, पिन कोड रहता है। अभी तो हम लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग करने लगे हैं, उसमें भी पिन कोड पूछता है। तो पिन कोड क्या है, पिन कोड से हमारे घर का पता हो जाता है। दूर बैठा कहीं है एक शॉप, वहां से हमारे घर तक पहुंच जाता है। कैसे, ऑनलाइन से कैसे पहुंच जाता है, पिन कोड से। तो एक्चुअली क्वांटम नंबर को यदि मैं एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो क्वांटम नंबर क्या है, एक नंबर है, पता है, पिन कोड है किसका, इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, यदि हमें पता करना है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो ये जो क्वांटम नंबर है उसका पिन कोड है, जो हमें ये बता देगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे और किस अवस्था में किधर है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का पता जानने के लिए इस क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल है, और चूंकि हर ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी लेवल को दिखाने के लिए, अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखाने के लिए हमें इस 4 क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ता है। तो बात करते हैं इस क्वांटम नंबर के बारे में। बेसिकली क्वांटम नंबर क्वांटा से बना है, और क्वांटा क्या है, क्वांटा इज द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। एक्चुअली क्या है ना कि एनर्जी कभी भी एक साथ हमें नहीं मिलती, कभी भी एनर्जी एक साथ नहीं आती। देखा होगा आपने, बारिश वारिश होती है तो पानी गिरता है, बुलबुले उठते हैं, उसका फिर तुरंत हट जाता है, फिर एक नया बुलबुला आता है। मतलब एनर्जी जो है ना हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में आती है, डिस्क्रीट अमाउंट, थोड़े थोड़े। तो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आती है ना, उसको कहते हैं क्वांटम, और उसको यदि नंबर्स में डिनोट करें दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, है ना। अब देखो, जो हम लोग पिन कोड लिखते हैं 8258, 8 क्या है, वो झारखंड को बिलोंग कर रहा हो, है ना, कि नहीं, पूरे देश में कौन सा राज्य है भाई, तो झारखंड है, तो 8 से उसको डिनोट करने लगता है। तो ऐसे ही जैसे नंबर जो है वो कहीं, हर नंबर जो है वो कहीं ना कहीं का नंबर से, कोई जगह का नंबर से डिनोट किया गया है, उसी तरह से क्वांटम नंबर भी एक नंबर्स है, कुछ नंबर्स हैं जो हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल को डिफाइन करेंगे, और इसी को हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर के सहारे हम अलग अलग एनर्जी लेवल को देख लेंगे, और उसके सहारे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही आधार पर हम अलग अलग तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और उनके फिर कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वांटम नंबर के। आइए तो देखते हैं क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम। इसको डिनोशन देखिए आप, स्मॉल n से डिनोट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, स्मॉल l से डिनोट करेंगे इसको एजीमुथल को। यहाँ यदि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख रहे हैं तो इसको m से डिनोट करेंगे, एंड स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे तो फिर हम इसको s से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे ऑर्बिट के बारे में बताता है, कक्षा के बारे में बताता है, उसी को सेल भी कहते हैं, उसके बारे में बताता है। बेसिकली जो आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के बाद वाली जो कक्षाएं हैं उसको K, L, M, N से हम लोग क्रमशः डिनोट करते हैं, उसी को हम लोगों ने कहा कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? n इज इक्वल टू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा एंड सो जितने वृत्ताकार पथ होंगे उसका नाम देते जाएंगे हम। n हमको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी यदि 1 बोला गया, 1 कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पहली कक्षा के बारे में बात करें। वैसे यदि हम दूसरे वाले में बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यदि हम देख रहे हैं तो ये हमको इसको डिनोशन किससे हम लोगों ने किया? L से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? बताता क्या है पहले तो ये समझते हैं। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। इंग्लिश में किसी चीज को यदि कहीं आप पढ़ें लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना यदि कहीं होती है तो वो है ऑर्बिटल, और उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं L से। ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से करते हैं और ये हमें बताता है किसके बारे में है? ऑर्बिटल के बारे में। यानी L किसके बारे में बताया? ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया, ऑर्बिटल के बारे में। और है क्या ये? इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? L इज इक्वल टू का वैल्यू क्या हो गया? 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। इसका मतलब क्या हुआ? 0 to n minus 1 मतलब 0 से लेकर के, ये देखना यहाँ पर 0 को भूलना नहीं है, यहाँ पर 0 हम लोगों ने यूज नहीं किया, पर यहाँ हम लोग 0 का यूज करेंगे कि 0 का एक मतलब है। तो ऐसे जैसे मान लो कि यदि हम लोग n इज इक्वल टू, मान लीजिए कि फिर n इज इक्वल टू हम लोग 1 लिखते हैं, तब L का वैल्यू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 minus 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, 0 एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, दैट इज s ऑर्बिटल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल का नाम होगा s ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि L इज इक्वल टू 0 to n minus 1 होता है, और यदि n इज इक्वल टू 1 होगा तो L का वैल्यू सिर्फ एक होगा, वो है 0, और 0 किस ऑर्बिटल को डिनोट करता है? s ऑर्बिटल को। यानी पहली कक्षा में सिर्फ एक ऑर्बिटल, दैट इज s। आते हैं इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 0 to n minus 1 किया था, यदि n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 0 to क्या हो जाता है? 2 minus 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 और 1। यानी यदि हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में गए, दूसरी कक्षा में गए, तो हमको कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 2। कौन कौन से? 0 का मतलब कौन? s, और 1 का मतलब क्या? p। ठीक वैसे ही यदि हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तीसरी कक्षा, n इज इक्वल टू 3, then n इज इक्वल टू 0 to 3 minus 1, यानी 0 to 2, तो क्या हो जाएगा? 0, 1 and 2। यानी थर्ड ऑर्बिट में यदि जाते हैं तो कितने ऑर्बिटल हमें मिलने वाले हैं? s, p and d। ठीक है, इस तरह से भी बातें होंगी, और इस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि L का वैल्यू जो है वो n के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज L इज इक्वल टू 0 to n minus 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कौन सा हो गया? ऑर्बिट। सेकंड कौन सा हो गया? ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। अब आप समझ सकते हैं ना, यदि मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 1s, 1s, इसका क्या मतलब हो गया? 1 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। 1 इसका मतलब क्या है? कक्षा को बता रहा है। s क्या है? ऑर्बिटल को बता रहा है। यानी पहली कक्षा में एक ऑर्बिटल। n का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? n का वैल्यू 1
L इज इक्वल टू 0। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, आपको दिखा रहेगा 4p इस तरह से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड l? n का वैल्यू 4, l का वैल्यू p के लिए कितना था 1, यहाँ क्या हो गया n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1। आंसर इस तरह से इसमें मिलेगा हमें। आइए थर्ड के ऊपर बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से डिनोट करते हैं। m का वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये जो हम ये पहले तो ये आप क्वेश्चन उठाएंगे कि ये क्या बताता है। मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि पिन कोड है, ये हर चीज का एड्रेस है। एक्चुअली जब ऑर्बिटल में चला गया तो हमें ये नहीं पता है कि उस ऑर्बिटल के कितने भाग हैं, वो एक सिंगल ऑर्बिटल है या फिर उसके भाग बटे हुए हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका भी एक फॉर्मूला है, दैट इज 2l + 1। 2l + 1। अब देखिए आपको ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना है 0। तो हम पुट करके देखते हैं कि क्या s ऑर्बिटल कुछ भाग में बटा है कि नहीं बटा है। तो क्या पता चला, यदि l इज इक्वल टू हम 0 लिख देते, 2 × 0 + 1, ये क्या हो गया 0, 0 + 1 क्या हो गया 1। यानी s ऑर्बिटल किसने भाग में बटा हुआ है? सिर्फ एक, यानी s ऑर्बिटल को और कोई भाग में नहीं बांटा गया है, s ऑर्बिटल सिंगल अकेला। ठीक है, लेकिन यदि हम p के बारे में बात करें तो p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो गया 3। इसका मतलब p ऑर्बिटल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों, px, py और pz। और ये p ऑर्बिटल यदि तीनों भागों में बट गया तो px, py, pz तीनों की एनर्जी बराबर होगी, और जब ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, एंड द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी इट इज कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसमें एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, कोई चेंज नहीं है, इसीलिए वो 3 भाग में सिर्फ बटा हुआ है। तो एक वैल्यू ऐसे निकालो। अब यदि मान लीजिए वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यदि नॉर्मल कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट है, तब तो सबकी एनर्जी बराबर है। एक्साइटेड स्टेट में सबकी एनर्जी बराबर नहीं रहती, तब आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि मैम तब फिर px का एनर्जी क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, py का वैल्यू क्या होगा, pz का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है -L to +L, -L to +L। अब जैसे मान लीजिए अभी अभी मैंने आपसे कहा कि p 3 भागों में बटा हुआ है, ये देखिए px, py और pz 3 भाग में यदि ये बटा हुआ है तो हमने कहा कि तीनों की एनर्जी बराबर है। लेकिन यदि एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या हुआ? तो p के लिए l का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा -L to +L। p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, तो -1 to +1, तो क्या क्या हो गया -1, 0, +1। ठीक है, यानी ये तीनों की एनर्जी क्या हो गई, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया -1, इसका वैल्यू हो गया 0 और इसका वैल्यू हो गया +1। तो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पेशियल ओरिएंटेशन इन द ऑर्बिटल, वो किस तरह से, किस डायरेक्शन में। जैसे मैंने लिखा px, py and pz, यदि कोई ऑर्बिटल कितने भागों में बटा हो, तो पहले तो कितने भागों में बटा हुआ है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा 2l + 1। किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 + 1 इजिकल टू कितना हो जाता 5। इसका मतलब डी ऑर्बिटल कितने भागों में बटा हुआ है, डी ऑर्बिटल कितने भागों में बटा हुआ है 5 भागों में। ये देखिए 5 भागों में बटा हुआ है। dxy, dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz², डी 5 भागों में बटा। इसका भी एनर्जी डिफरेंस यदि हुआ, यदि एक्साइटेड स्टेट में हुआ, सब ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हुई, तो इसमें वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं -L to +L। याद रखना है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक यदि आप याद रखते हैं और यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो सभी याद हो जाएंगे। इस तरह से आप जब याद रखेंगे तो क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना होने वाला है -2, -1, 0, +1, +2। तो डी ऑर्बिटल 5 भागों में बटा हुआ है और सबकी एनर्जी यदि बराबर है फिर तो ठीक है, यदि बराबर नहीं है, जब एक्साइटेड स्टेट में है तो सबकी एनर्जी वैल्यू चेंज होगी। फॉर्मूला क्या होगा -L to +। लास्ट है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग
एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू है? ये हमें स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर ही नहीं, वो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है, हाफ क्लॉकवाइज एंड हाफ एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि इलेक्ट्रॉन हाफ क्लॉकवाइज घूम रहा है लाइक दिस, या तो हाफ क्लॉकवाइज या तो हाफ एंटी क्लॉकवाइज। यदि इलेक्ट्रॉन हाफ क्लॉकवाइज है तब तो वैल्यू होगा उसका प्लस हाफ, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका वैल्यू होगा माइनस हाफ। यदि क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे लिखा कि नाइट्रोजन के, यदि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती थी हमारे पास, कि उसकी परमाणु संख्या होती है 7। यानी शुरुआती वाले में हमारे पास यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तब क्या होगा, तो K और L जब हम लोग डिनोट करते थे 2 और 5 लिखते थे। तो यदि हम 5 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहेंगे तो हम 5 इलेक्ट्रॉन में हमें दिखाएंगे कि यदि हम पुट कर रहे हैं इस तरह से पुट कर रहे हैं तो हम शो करेंगे। यदि ऐसे दिखा रहे हैं इसका मतलब उसका स्पिन जो है वो प्लस हाफ है, और यदि हम ऐसे दिखा रहे हैं कहीं भी तो उसका मतलब क्या है, वो माइनस हाफ। बेसिकली क्वांटम नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये एनर्जी लेवल डिसाइड करने में है कि किसका एनर्जी लेवल लो है और किसका एनर्जी लेवल हाई है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज n+l रूल। n+l रूल, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो किसी भी एनर्जी लेवल को हमें डिसाइड कर सकते हैं कि किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। और आपको पता है आपके बुक में एक प्रिंसिपल पढ़ना है, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाता है और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाता है। इसका मतलब क्वांटम नंबर से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बहुत आसान कर सकते हैं क्वांटम नंबर से, जो मैं अभी इसके बाद आपको एक्सप्लेन। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला।